गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं क्लास का दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर की है पहली वीडियो है, ठीक है। तो आज हम 10वीं क्लास का दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे और ये पहली वीडियो है, ठीक है। पहला पार्ट मैं लास्ट वीडियो में पूरा कर चुका हूँ और आपको यदि कोई उस पार्ट के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। या फिर उसके रिगार्डिंग कोई दूसरी वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल मिलेगा आपको मदर डिवाइन कोचिंग क्लासेस के नाम से, और यदि आपको वहाँ पे चैनल मेरा नहीं मिल पाता है तो आप मेरा नाम भी सर्च कर सकते हो, इंद्र कुमार जोनवाल, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया। मेरे मोबाइल नंबर से भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे उसी प्रकार से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। आप मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, ये मेरे को पता है, मैं भी आपके साथ में पूर्ण रूप से मेहनत करूँगा, ये मैं आपको उम्मीद कराता हूँ, ठीक है। आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले, अच्छी से अच्छी वीडियो डालूँ आपके लिए, रेगुलर वीडियोज़ डालूँ। जब तक ऑफलाइन क्लासेज नहीं चलती तब तक ऑनलाइन में पूरा कोशिश करूँगा कि अच्छी से अच्छी वीडियो आए आपके लिए, ठीक है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो हम चलते हैं आज दूसरे चैप्टर का पहला वीडियो अम्ल, क्षार और लवण 10वीं क्लास की तरफ। एनसीईआरटी के सिलेबस का दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण। हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ लिया है, 6ठी क्लास 7वीं क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा हम यहाँ वाइड पढ़ेंगे। तो पाठ का नाम आपको दिख गया होगा, अम्ल, क्षार और लवण। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको मैं बता देता हूँ, क्या है। आपके सामने बहुत सारे रासायनिक सूत्र लिखे होंगे और रासायनिक सूत्रों के नाम भी लिख रखे हैं। तो मैंने ये क्यों लिखे हैं उसका एक मेन रीज़न है। देखो भाई, हम जब भी किसी पाठ को पढ़ें और वो भी केमिस्ट्री वाले पाठ को, तो हमको रासायनिक सूत्रों का ज्ञान ज़रूरी है। जब तक रासायनिक सूत्रों का ज्ञान हमको नहीं होगा तब तक हम उस पाठ के बारे में अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैंने इस पाठ के पूरे जो रासायनिक सूत्र हैं, जहाँ तक मेरी कोशिश हुई और मेरे को लगा कि ये स्टूडेंट्स को नहीं आएंगे, वो सारे के सारे रासायनिक सूत्र आपको मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। तो आप इन रासायनिक सूत्रों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट करने के बाद में फिर आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद में कुछ सूत्र आपको पहले से याद होंगे और कुछ सूत्र आपको याद करने होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बोल बोल के बता देता हूँ। अम्ल और क्षार और लवण, इनके बारे में अच्छे से पढ़ाऊँगा, पहले ये सब याद होना चाहिए क्योंकि पाठ में ये काम आने वाले पूरे। तो देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे आमाशय में मिलता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम गंधक का अम्ल भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। नाइट्रिक अम्ल जिसे हम सोरे का अम्ल भी कहते हैं, ये 7वीं क्लास के एबेसैदे में है। नाइट्रिक अम्ल जिसे हम सोरे का अम्ल भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है HNO3। एसिटिक अम्ल जो सिरका होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये चाउमीन में डलता है, चाउमीन वगैरह खाते हैं फास्ट फूड, उसमें। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na सोडियम, OH जहाँ भी लगेगा इसका मतलब है हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम, ये डबल टिक लगा रखा है, डबल कोमाज लगा रखा है, इसका मतलब है हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूँ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं भुजा हुआ चूना। क्या कहते हैं? भुजा हुआ चूना। कैल्शियम OH जहाँ भी लगेगा, मैंने पहले बोल दिया था कि हाइड्रोक्साइड बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भुजा हुआ चूना। इसी तरीके से भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो बिना भुजा हुआ चूना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम संगमरमर बोलते हैं, मैंने पिछले पार्ट में बताया था पहले रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाले में कि दीवार पर 2-3 दिन बाद में चमक आती है, उसमें मैंने बताया था कि संगमरमर बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता था, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसे संगमरमर बोलते हैं CaCO3।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है, ये बहुत अच्छा है। कंपटीशन में पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, होल मतलब ब्रैकेट लग गया, ट्वाइस मतलब 2, MgOH का होल ट्वाइस। अगला आता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया का सूत्र होता है NH3 और अमोनियम का होता है NH4, ठीक है। अमोनिया NH3, अमोनियम NH4, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड, इसका मतलब हुआ NH4 अमोनियम क्लोराइड को Cl। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीजन की जगह O लगा दिया, क्लोराइड Cl2, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा CaOCl2, CaOCl2, ठीक है। और इसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण। पानी को साफ करने के लिए काम आता है, पानी में जो गंध होती है उसको। आगे बताएंगे, इस पार्ट के लास्ट में आएंगे सारे के सारे दैनिक जीवन में काम आने वाले, ठीक है, रसायन। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। एक तो हमने पढ़ाया अभी कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडे का फॉर्मूला होता है NaOH, बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। इस बाई की जगह ये ऐसे भी बोल सकता है कैल्शियम, सॉरी ये यहाँ पे कैल्शियम नहीं है, सोडियम है, सोडियम, क्योंकि यहाँ पे सोडियम लिखा हुआ है, ठीक है, गलती से लिख दिया। सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3। और देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसको ऐसे बोल सकता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि यहाँ पे H लगा हुआ है इसलिए वो ऐसे बोल सकता है आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। धोने का सोडा, धोने का सोडा होता है जिसे हम धावन सोडा कहते हैं, संस्कृत भाषा में धोने को धावन कहते हैं ना। तो धोने का सोडा, धावन सोडा, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CuSO4.2H2O, CuSO4.2H2O। जिप्सम से ही POP बनती है। जिप्सम से क्या बनती है? POP। जिप्सम से क्या बनती है? POP। जिप्सम का अर्ध हाइड्रेट होता है ये, अर्ध हाइड्रेट, ठीक है। तो CuSO4 याद रह जाएगा। ऐसे कैसे? बस इस 2 की जगह लगाना है आधा, 2 की जगह क्या लगाना है? आधा, 1/2 H2O। जिप्सम में 2H2O आएगा और POP में आधा H2O आएगा, ठीक है। तो ये हमारे सारे फॉर्मूलाज थे। आप इनको सरसरी नज़र से बार बार देखोगे तो फॉर्मूला रेगुलरली आ जाएंगे। मैंने एक्चुअल में आपको पहले ही निकाल दिए सारे के सारे फॉर्मूले, तो प्लीज़ आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए या इनको उतार लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। तो आप लोगों ने वो दैनिक जीवन में काम आने वाले रासायनिक सूत्रों को लिख लिया होगा या उनका स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, तो आप नोटबुक में उनको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में हम चलते हैं मेन टॉपिक की ओर, जहाँ से हमारा पाठ स्टार्ट होता है। तो पाठ हमारा स्टार्ट होता है अम्ल, क्षार और लवण से। तो आप लोगों को पता है कि अम्ल को हम एसिड बोलते हैं, क्षार को हम बेस बोलते हैं और लवण को अपन बोलते हैं साल्ट। क्या बोलते हैं? साल्ट, साल्ट, ठीक है। लवण हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है, वैसे नमक बोलते हैं इसे, ठीक है। हिंदी भाषी क्या होता है? नमक। और लवण संस्कृत भाषा का शब्द, अंग्रेजी में साल्ट बोलते हैं। ये आप लोगों ने देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। अब हम पहले पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के बारे में, फिर इसके बाद में चलेंगे हम लोग लवण के बारे में। लवण का पूरा टॉपिक है, इसे लवण परिवार के रूप में पढ़ेंगे हम। तो इसलिए पहले हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के बाद में, और फिर पूरा का पूरा लवण परिवार पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम पहले पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के बारे में कि वास्तविकता में अम्ल और क्षार होता क्या है। ये आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। तो देखो, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार, अम्ल को एसिड बोलते हैं और क्षारक को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, ठीक है, बेस बोलते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है कि अम्ल और क्षार को हम डिफाइन कैसे करेंगे, अलग अलग कैसे बताएंगे।
तो इनमें क्या क्या गुण होते हैं वो सारे देखेंगे यहाँ पे। तो देखो, अम्ल का स्वाद होता है ये खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा। जैसे हमारे पास में नींबू हो गया, संतरा हो गया, सिरका हो गया, ठीक है, ये क्या है? अम्लीय हैं। ये क्या है? अम्लीय। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। और क्षार का स्वाद होता है कड़वा। कैसा होता है? कड़वा। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। और साबुन की जैसे चिकने होते हैं, जब इनको हम छुएंगे तो साबुन की जैसे कैसे होते हैं? चिकने। तो आपको पहला अंतर समझ में आया होगा स्टूडेंट्स कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं एवं क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं एवं छूने या स्पर्श करने से ये चिकने महसूस होते हैं। इसका भी एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं हम, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? क्षारक के उदाहरण हैं, ठीक है। तो पहला अंतर आपको समझ में आ गया स्वाद का कि खट्टा और कड़वा, छूने पे चिकना। दूसरा हमारे पास आता है कि अम्ल लिटमस में कैसे परिवर्तन करता है। बाद में बताऊंगा लिटमस क्या है, पहले परिवर्तन देख लो। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को, ब्लू को रेड कर देता है। ब्लू को क्या कर देता है? रेड। मतलब क्या है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला, ठीक है। क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला। और अम्ल नीले को क्या कर देता है? लाल, ठीक है। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लिटमस होता क्या है। लिटमस हमारे पास में क्या होता है कि जैसे आपने टिश्यू पेपर यूज़ किए हैं, अपन खाने के बाद में हाथ साफ करने के लिए हमारे पास में टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, एकदम पतला कागज़ जैसा, ठीक है। तो टिश्यू पेपर की जैसे ही होता है लिटमस। और लिटमस कैसे प्राप्त होता है? लिटमस क्या है कि हमने, आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, मीसोफाइटा, ये सारे के सारे आपने पादप वर्ग में भाग पढ़े होंगे। तो लिटमस पत्र होता है ये थैलोफाइटा वर्ग में आता है। किस में आता है? थैलोफाइटा वर्ग में। कि थैलोफाइटा वर्ग का एक पेड़ है, पादप है लीचेन। कौन सा पादप है? लीचेन। लीचेन नामक पादप से लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। तो तुमको याद रखना है, कोई पूछ ले तुमसे कि लिटमस क्या काम आता है, तो लिटमस हमको अम्ल और क्षार में अंतर दर्शाने के लिए काम आता है, या अम्ल और क्षार की सूचना देने के लिए काम आता है। और ये लीचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। और लीचेन नामक पौधा कौन से वर्ग का है? थैलोफाइटा वर्ग का। जैसे घास होती है, घास लेग्यूमिनेसी कुल की होती है, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास में थैलोफाइटा वर्ग के लीचेन नामक पौधे से लिटमस प्राप्त करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। थैलोफाइटा वर्ग का लीचेन नामक पेड़, उससे हम क्या करते हैं? लिटमस प्राप्त करते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कहोगे सर टिश्यू की जैसे लिटमस पत्र मिलता है, तो इसमें अम्ल और क्षारक के बारे में कैसे दर्शाएंगे? तो भाई देखो, लिटमस पत्र वास्तव में जब इसके ऊपर ना तो कोई अम्ल गिराते हैं और ना ही इसके ऊपर कोई क्षार गिराते हैं, जब तक ये कौन सा कलर का होता है? बैंगनी कलर का। कौन से कलर का होता है? बैंगनी कलर का। जब तक अम्ल या क्षार कोई भी इसके ऊपर नहीं डालेंगे, अम्लीय माध्यम भी नहीं डालेंगे और क्षारीय माध्यम भी नहीं डालेंगे, तो तब तक ये कौन सा कलर दिखाएगा? बैंगनी कलर। कौन सा कलर दिखाएगा? बैंगनी कलर। और जैसे ही इसके ऊपर हम अम्ल डालेंगे तो अम्ल में ये क्या हो जाएगा? ब्लू को कैसा कर देगा? रेड। और यहाँ पे रेड को क्या कर देगा? ब्लू। तो मतलब इसके अंदर इम्पोर्टेंट है ब्लू और रेड कलर। और जब ये दोनों के दोनों कलर नहीं है तो ये कौन से कलर में रहेगा? बैंगनी कलर में, ठीक है। ठीक है ना, इतना दिमाग में आ गया हो। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको याद कैसे करोगे? तो आप लोग अम्ल को याद कर लेना, अनिल याद कर लेना कि अम्ल होता है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अब इसका उल्टा कर देना क्षार में। क्षार में क्या होता है? लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला। तो अनिल याद कर लेना, जिससे कन्फ्यूजन नहीं होगा कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल। और क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला। अब इतना दिमाग में आने के बाद में एक और चीज़ आएगी कि हमारे पास में अम्ल है। जैसे मैं बोलता हूँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बोलता हूँ कि नहीं बोलता? और इधर मैंने अम्ल लिख रखा है NaOH लिख रखा है।
तो भाई जब इनका हम आयनीकरण करेंगे, इनके अंदर क्या करेंगे, आयनीकरण, मतलब ये 2 आयनों में टूटेंगे। तो कैसे टूटेंगे, H+ और Cl-, इधर की साइड ये टूटेगा Na+ और OH-। तो देखो जो भी रासायनिक सूत्र से आपको हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो रहे हैं और जो भी रासायनिक सूत्र से आपको OH- आयन प्राप्त हो रहे हैं, तो हमारे पास में जहाँ पे H+ आयन प्राप्त होंगे वो कहलाएगा अम्ल। क्या कहलाएगा, अम्ल। जहाँ पे H+ आयन प्राप्त होंगे वो कहलाएगा हमारे पास में अम्ल। क्या कहलाएगा, अम्ल। और जहाँ पे मिलेंगे हमको OH-, वो क्या कहलाएगा, क्षार। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अम्ल होता है ये लाल लिटमस पत्र को, अम्ल होता है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, एवं क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं एवं क्षारक स्वाद में कड़वे और स्पर्श करने पर चिकने महसूस होते हैं। इसके बाद में अम्ल हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है और क्षारक देता है OH- आयन। इसे हम हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो भाई ये H+ और OH-, ये किसने बताया था कि अम्ल के अंदर H+ निकलेगा और हमारे पास में OH- क्षार में निकलेगा। तो एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था और उनका नाम था ओरेनियस। क्या नाम था, ओरेनियस। तो ओरेनियस की संकल्पना, मतलब ओरेनियस ने अपने सिद्धांत में बताया था कि अम्ल तो देंगे H+ और क्षार देंगे OH-। ठीक है, तो ये H+ और OH- के बारे में किसने बताया, ओरेनियस ने। किसने बताया, ओरेनियस ने। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और फिर हम आगे चलते हैं। देखो भाई, हाँ, तो वो हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि अम्ल क्षार में अंतर पढ़ लिया, किसने बताया कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करते हैं। इसके बाद में हमको पता चलेगा कि लिटमस पढ़ने के बाद में एक आता है सूचक। नाम से ही हमको पता चल रहा है कि सूचक क्या करता है, सूचना देता है। सूचक क्या करता है, सूचना देता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर। क्या करते हैं, इंडिकेटर। आप लोगों ने देखा होगा घरों में इंडिकेटर होता है, जो रेड कलर की लाइट जलती रहती है स्विच के पास में, वो इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर का कार्य क्या है कि हमारे घर में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही, उसकी सूचना देता है। इसी तरीके से यहाँ पे इंडिकेटर क्या करेगा, अम्ल और क्षार की सूचना देगा। अम्ल और क्षार की सूचना देगा कि कौन सा माध्यम अम्लीय है और कौन सा माध्यम क्षारीय है। तो सूचक क्या होते हैं, जो हमें अम्लीय और क्षारीय माध्यम की सूचना प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। अब आता है हमारे पास में सूचक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक सूचक, जो प्रकृति में हमारे पास में पहले से ही मौजूद है, और एक होता है संश्लेषित सूचक या कृत्रिम सूचक, जो मानव बनाता है। उनको विज्ञान की नई नई विधियों के द्वारा मानव तैयार करता है अपने ज्ञान को बढ़ा के। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक हल्दी हो सकता है और गुड़हल हो सकता है। गुड़हल का एक पेड़ होता है, वो भी हमको बता देता है कि ये अम्ल है या क्षार है। और एक हल्दी से भी हम पता लगा लेते हैं कि आपने देखो हल्दी का धब्बा लाल पड़ जाता है धोने से, सब्जी खाते हैं गिर जाती है तो लाल पड़ जाता है। ठीक है, तो अम्ल और प्राकृतिक सूचक हैं जो हैं हल्दी और गुड़हल, और कृत्रिम या संश्लेषित सूचक है मैथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। ये आपको याद करना है कि फिनोप्थिलीन और मैथिल ऑरेंज क्या है हमारे पास में, कृत्रिम सूचक है। ये सब पढ़ने के बाद में अब हम चलते हैं पाठ के अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक हमारे पास में क्या कह रहा है, अगला टॉपिक हमसे कह रहा है कि भाई धातु है, धातु ये अम्ल के साथ क्रिया कर रही है। धातु क्या कर रही है, अम्ल के साथ क्रिया कर रही है, तो कौन सी गैस बनाएगी, कौन सी गैस बनाएगी, अम्ल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस बनाएगी, या हमें कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा, कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा। तो ये हमको इसमें पढ़ना है कि धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करती है तो क्या क्या हमें उत्पन्न होता है उत्पाद में। ठीक है, तो देखो
टॉपिक है कि अम्ल जब धातुओं के साथ क्रिया करता है तो कैसे करता है वो देखो। ये आपने 8वीं क्लास में पढ़ लिया, लेकिन फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास में एक परखनली स्टैंड है, परखनली स्टैंड के यहाँ पे हमने क्या किया कि आपने देखा होगा कसने के लिए पेच आता है, उस पर आसानी से कांच की नली जिसे हम कहते हैं परखनली, ये रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में मिलती है, इसको हमने इसके अंदर फिट कर दिया। फिट करने के बाद में इसमें जिंक के दाने डाल दिए, जिंक मानी जस्ता, जस्ते के दाने डाल दिए, और जस्ता धातु डालने के बाद में इसके ऊपर से हमने डाल दिया H2SO4 जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। लेकिन वो हमारे पास में H2SO4 है तनु, तनु का मतलब होता है पानी का जैसा, ठीक है ना। एक होता है सांद्र मतलब गाढ़ा, और तनु का मतलब होता है तरी, पानी का जैसा। तो हमने क्या किया, जिंक के दाने डाल के और ऊपर से उसके ऊपर क्या डाल दिया हमने, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और इस परखनली को ऊपर से एकदम फिट कर दिया कि इसके अंदर जो गैस निकले केवल और केवल इस नली में होके ही जाए, इधर उधर नहीं फैले। इसलिए इसको हमने एकदम पैक कर दिया, इसको हमने ऊपर से क्या कर दिया, पैक नली लगा के पूरा पैक कर दिया, ढक्कन से या किसी चीज़ से कर दिया। इस नली को हम बोलते हैं प्रवाह नली। प्रवाह नली का मतलब होता है कि जिसके अंदर होके गैस जा रही है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही जिंक और H2SO4 आपस में क्रिया करेंगे तो देखो भाई, धातु कौन सी डाली हमने, जिंक, और अम्ल कौन सा लिया हमने, H2SO4 लिया कि नहीं लिया। तो हमने किस किस के बीच में क्रिया कराई, जिंक और H2SO4 के बीच में क्रिया कराई। इधर हमने एक पात्र रख दिया और पात्र के अंदर हमने क्या है, कोई भी पानी वानी डाल दिया। जैसे ये नली इसके अंदर डुबो दी, पात्र के अंदर नली डुबो दी, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे नली अपन फूंक मारते हैं तो फूंक मारने के बाद पानी उछलता है कि नहीं उछलता। इसी तरीके से जैसे यहाँ से गैस जाएगी तो यहाँ पे बुलबुले बनेंगे, क्या बनेंगे, बुलबुले बनेंगे। और ये जो बुलबुले बनेंगे इनके पास में हम क्या करेंगे, माचिस की जो तीली होती है उसको जला के ले जाएंगे। माचिस की तीली ले जाएंगे तो ये माचिस की तीली के पास में आवाज़ आएगी फट 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 फट। तो फट फट की ध्वनि आएगी तो इससे हमको क्या है पता चलेगा कि ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस अवस्था में माचिस की तिल्ली नहीं, माचिस की तिल्ली क्या होगी, माचिस की तिल्ली हमारी बुझ जाएगी। क्या हो जाएगी, माचिस की तिल्ली बुझ जाएगी। आप लोगों को पता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो हर एक चीज़ जलती है, और हाइड्रोजन की उपस्थिति में अग्नि क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो ऑक्सीजन जहाँ पे मौजूद होगी वहाँ पे अग्नि या ज्वाला जलती रहेगी, और हाइड्रोजन जहाँ पे होगी वहाँ पे अग्नि या ज्वाला क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठीक है जी। तो हमारे पास में क्या है कि यहाँ पे जो आवाज़ आएगी, यहाँ पे जो बुलबुले बनेंगे उनके पास जलती माचिस की तीली लेके जाएंगे तो माचिस की तीली हमारी बुझ जाएगी। तो इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ पे जिंक ने जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करी तो उन्होंने क्या बना दिया, हमारे पास में हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस निकाल दी, हाइड्रोजन गैस। तो ये जो जिंक है ये तो कहाँ पे जाके बैठ जाएगा, SO4 के साथ में, ZnSO4, और बचेगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और इसको हम विस्थापन अभिक्रिया में भी काम में ले सकते हैं। कौन सी अभिक्रिया में काम में ले सकते हैं, विस्थापन अभिक्रिया में भी काम में ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि ये हो गया हमारे पास में प्रबल और ये हो गया दुर्बल। प्रबल ने दुर्बल को भगा दिया बाहर और खुद उसकी जगह को, स्थान को ग्रहण कर लिया, विस्थापित कर दिया था, ठीक है। तो अब बात आती है हमारे पास में कि अम्ल ने धातु से क्रिया करके और कौन सी गैस बनाई, तो अम्ल ने धातु से क्रिया करके हमारे पास में और हाइड्रोजन गैस बनाई। कौन सी गैस बनाई, हाइड्रोजन गैस बनाई। ये आपको अभिक्रिया अच्छे से याद हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। और भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, यदि आपको ये वाला एग्जांपल याद नहीं रहे तो बस यहाँ पे आपको चेंज करना है, धातु कोई और डाल दो। मान लो कि अपने पास में ये कॉपर धातु डाल दी, कौन सी धातु डाल दी, कॉपर, ठीक है। कॉपर को हमने क्या किया कि H2SO4 के साथ क्रिया कराई, ये जिंक की जगह कौन सी धातु डाल दी, कॉपर। कॉपर को जिंक के साथ क्रिया कराई तो ये बन जाएगा हमारे पास में, ये प्रबल हो गया, ये दुर्बल हो गया, तो ये बन जाएगा CuSO4 और H2 गैस कहाँ निकल जाएगी, बाहर। ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये कहाँ भग जाएगा, बाहर भग जाएगा, ठीक है ना।
और देख लो आपके एग्जाम्पल, यदि और भी अच्छे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप देख लो एक अम्ल ले लेते हैं HCl, कौन सा अम्ल ले लेते हैं HCl, ठीक है। और एक ये ले लेते हैं कॉपर धातु, कौन सी धातु ले लेते हैं कॉपर। तो देखो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन के पीछे कितना लगता है 2, क्या लगता है 2, तो ये 2 लगता है, तो यहाँ पे 2HCl हो गया। तो Cu किसके साथ जुड़ जाएगा Cl के साथ, तो CuCl2, क्योंकि 2 इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा और हाइड्रोजन गैस कहाँ भाग जाएगी वापस बाहर, ठीक है। हाइड्रोजन गैस वापस कहाँ भाग जाएगी बाहर। तो इस तरीके से हमारे पास में जो धातु होती है ये अम्ल के साथ क्रिया करके और क्या बना देती है, हमारे पास में धातु अम्ल के साथ क्रिया करके और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। धातु क्या करती है हमारे पास में, अम्ल के साथ क्रिया करके और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। आप लोगों को मैंने आज की वीडियो में अम्ल और क्षारक के बारे में अंतर बताया, कुछ दैनिक जीवन में काम आने वाले रसायनों के बारे में बताया। इसके बाद में हमने तीसरा जो इम्पोर्टेंट था वो पढ़ा लिटमस के बारे में, और उसके बाद में पढ़ा सूचक के बारे में, और उसके अंत में हमने पढ़ा कि अम्ल जब धातुओं के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस प्रदान करता है। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, और समझ में आने के बाद में वीडियो को बार बार देखो। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको एक बार में समझ में आए, लेकिन फिर भी आप 2-3 बार वीडियो को देखिए, क्योंकि आप NCERT की बुक से और 10वीं के पहले स्टैंडर्ड बोर्ड से आप हिट करोगे। पहली बार सामना है ऐसे हाइड्रोजन सल्फेट वगैरह वगैरह, इनसे सब रासायनिक सूत्रों से। 9th क्लास कोरोना की वजह से ख़राब हुई है, 10वीं क्लास भी 1 महीना के आसपास तो ख़राब हो चुका है। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपना दमखम लगाइए, जितना पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से पढ़िए। हम कोशिश यही करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए, ठीक है। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपको हमारा चैनल नहीं मिल रहा तो आप मेरा नाम सर्च कर लीजिए, इंद्र कुमार जोनवाल, इंद्र कुमार जोनवाल, ये मेरा चैनल का नाम यहीं से मिल जाएगा। ये मेरे मोबाइल नंबर है, ये ओनली कॉलिंग और टेक्स्ट मैसेज के लिए है, व्हाट्सअप वगैरह इस पर कुछ भी नहीं चलेगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी, लेकिन मैं उस इंस्टाग्राम आईडी को मैं बाद में दूंगा जब मेरे फॉलोअर्स कुछ अच्छे हो जाएंगे उसके बाद में। तो अभी आप केवल और केवल यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।